जीएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे। उसी अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी, विशेषताएं देखी थी, संशोधनीयता भी पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, आज हम लोग जो है अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, क्योंकि 12 और 13 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक का जो हिस्सा है ये मौलिक अधिकारों का मतलब कोर एरिया है, कहें तो। ठीक है, कोर एरिया, मुख्य हिस्सा यही है। तो सबसे पहले जो समानता का अधिकार है वो किस आर्टिकल के बीच है? तो 14 से 18 के बीच। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं पहले, फिर डिटेल में चलते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी को कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा। कानून की जगह वहां पर विधि मिलेगा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो आपको याद रहे उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। 15 कहता है जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्थल है, उसमें सब बराबर होंगे। 16 कहता है सरकारी नौकरी के लिए सभी लोग बराबर होंगे। 17 कहता है कि छुआछूत या भेदभाव वाला कोई परिस्थिति होगा, कोई आचरण होगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। 18 कहता है कि भाई समाज में किसी को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब 14 में के कानून सामने बराबर हैं, 15 के सार्वजनिक स्थल में सब बराबर हैं, 17 छुआछूत नहीं माना जाएगा, सरकारी नौकरी में सब बराबर है, 16 और उपाधि नहीं दी जाएगी। मतलब कुल इन प्रयासों से आप देखिए एक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पब्लिक प्लेस में भी नहीं कर सकते असमानता, सरकारी नौकरी में नहीं कर सकते, कानून के सामने नहीं कर सकते, और कोई विशिष्ट वर्ग भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समानता स्थापित करने का प्रयास है। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक एक आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो एक पहले आर्टिकल को समझते हैं, फिर डिटेल में चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब जो भारत की सीमा है, भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर की बात कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को, अब किसी भी व्यक्ति का मतलब यहां पर क्या हुआ? ये नागरिक भी हो सकता है और विदेशी, जिसको कि मैं गैर नागरिक बोलूंगा। आप विदेशी समझना चाहे समझ लीजिए। ठीक है, विदेशी और गैर नागरिक कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुविधा रहती है नागरिक और गैर नागरिक के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नागरिक और गैर नागरिक मैं क्यों बोलता हूँ, इसे कारण दे देता हूँ, क्योंकि अभी आप कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो एक मिलेगा आपको विधिक नागरिक। विधिक नागरिक क्या होता है? जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है और वो भारत में विधि के अधीन काम कर रही है तो उसको भी विधिक नागरिक माना जाएगा। ठीक है, कोई भी कंपनी, विदेशी मैं क्यों बोलूं, कोई भी कंपनी है, संस्था है, अगर वो विधि के अधीन है तो उससे भी विदेशी विधिक नागरिक माना जाता है। कानून के अनुसार वो भी नागरिक है। ठीक है, तो अब कानून के अनुसार जो नागरिक है, ये टर्म मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन फिलहाल आपको कोई ध्यान नहीं देना है, इस पर मत ध्यान दीजिए। मतलब मान लीजिए कि आप कोई एक संस्था बनाते हैं तो क्या उसे भी नागरिक माना जाएगा? हाँ भाई, उसे भी विधिक नागरिक माना जाएगा। लेकिन अभी उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सिविल के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। ठीक है, तो व्यक्ति का मतलब नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। मतलब पाकिस्तान के भी व्यक्ति को अनुच्छेद 14 का अंतर्गत अधिकार प्राप्त है भारत के राज्य क्षेत्र में। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में कहेंगे कि पाकिस्तान में भारत का संविधान लागू थोड़ी ना करेंगे। हाँ, पाकिस्तानी आदमी अगर भारत के अंदर आता है तो उसको भी मिलेगा। ठीक है, अब क्या चीज़ और ध्यान देना है इसके बाद, रुकिए जरा सा क्लियर कर दूं। अब फिर टर्म है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण सुनने में तो एक जैसा लगता है और आचरण में भी एक जैसा है। हमारे पतंजलि शास्त्री महोदय हैं, उन्होंने, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में, अपनी टिप्पणी में कहा था कि उस स्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जब विधि के समक्ष समता की उपस्थिति हो और विधि के समान संरक्षण की अनुपस्थिति हो जाए,
या विधि के समान संरक्षण की उपस्थिति हो या विधि के समक्ष समता की अनुपस्थिति हो जाए। कुल मिलाकर को उन्होंने एक दूसरे को इसका पूरक माना या उप सिद्धांत कह पुकारा। तो ऐसे आप देखिए ना, विधि के समक्ष सभी को बराबर करेंगे, सबको संरक्षण अपने आप समान मिल ही जाएगा। तो वो एक व्यवहारिक चीज हो गई। लेकिन अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्या अंतर है, आइए उसको समझते हैं। क्या अंतर है उसको समझ लीजिए ठीक से, वरना रटते रह जाएंगे, वो क्लियर होगा नहीं। चलिए, विधि के समक्ष समता आपके किताबों में लिखा मिल जाता है कि भाई ये ब्रिटिश अवधारणा है, ब्रिटिश अवधारणा है, ठीक है। और विधि के शासन की बात करता है विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो कि डायसी ने बताया, डायसी, ठीक है। लेकिन विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है, इसको जरा समझिए। इसका मतलब यह है कि भाई देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, विधि के शासन होगा और विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, ऊपर कोई नहीं होगा। विधि सब पर समान रूप से लागू होगी, विधि सब पर समान रूप से लागू होगी। अब विधि के समक्ष समता, इसे आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, आपने यहां पर आर्टिकल में लिखा है, हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या देखिए, क्या यह वास्तविक रूप से लागू हो सकता है? शायद नहीं। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 361। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि क्यों इसको नकारात्मक कहा जाता है और इसके अपवाद क्यों हैं। ठीक है, ये मान लीजिए अपवाद अब बताने जा रहा हूं। 361, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, कार्यपालिकी जिम्मेदारियों के निर्वहन कर रहे हैं, तब तक कोई दांडिक मुकदमा नहीं हो सकता, ठीक है। या विदेशी राजदूत हैं या वैश्विक संगठनों के कोई व्यक्ति है, जैसे कि WHO, आपको अभी आपने ज़्यादा सुन रखा था, बोल दे रहा हूँ, WHO या UN का कोई व्यक्ति है, तो उसके ऊपर आप अपना नहीं लगा सकते नियम कानून, ठीक है। तो ये चीज अपवाद आ गई। यहां पर क्या करना पड़ा, विभेद करना पड़ा। विधि के शासन, विधि की समक्ष समता तो खंडित हो रहा है यहां पर, इसीलिए इसको आप पढ़ते हो किताब में नकारात्मक अवधारणा भी कहते हैं, कि सब पर लागू नहीं होती, ठीक है। दूसरी तरफ इसको बिना मिटाए आपको बताता हूं, आपको विधि के जो समान संरक्षण है वो ये कहता है, ये एक सकारात्मक सिद्धांत माना जाता है। क्यों माना जाता है उसको जरा देखिएगा। वो कहता है राज्य समान परिस्थिति के लोगों से, समान परिस्थिति या दशा वाले लोगों से समान व्यवहार व असमान वाले लोगों से असामान्य व्यवहार करेगा। मतलब यहां पर समझना है आपको समान परिस्थिति और असमान परिस्थिति का क्या मतलब है। एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस समय कोरोना का समय चल रहा है और सरकार कहे कि हम 10,000 रुपए गरीबों को हर महीने देंगे, तो अब आप बताइए 10,000 रुपए वो देंगे, तो अब कोई बड़े बड़े उद्योगपति कहें, अंबानी कहें, टाटा कहें, अडानी कहें कि हमको भी 10,000 रुपये मिलना चाहिए, ये 14 का उल्लंघन है, कोई मतलब है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर आप ये कह रहे हो कि बीपीएल वर्ग को देंगे, देख लीजिए बीपीएल वर्ग अगर बोल दिया है इन्होंने, बिलो द पॉवर्टी लाइन जिसको आप समझते हैं, बीपीएल को देंगे, तो देखिए बीपीएल बोल करके उद्योगपति से यहां पर एक वर्गीकरण स्थापित कर दिया, एक असमानता स्थापित कर दी। भाई उद्योगपति
और सिर्फ बोल दिया कि बीपीएल वालों को देंगे, तो देखिए यहाँ एक असमानता स्थापित हो गई। क्या आप देख पा रहे हैं इस असमानता को? जब मैंने आपसे एक बात कही कि असमान परिस्थिति वालों लोगों से असमान व्यवहार, तो उद्योगपति की परिस्थिति और बीपीएल की परिस्थिति में अंतर आ गया। असमान व्यक्ति हो गए लोग, और असमान व्यवहार अब होगा। इनको 10,000 रुपये मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब लिखा है समान परिस्थिति की दशा में समान व्यवहार का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब जब बीपीएल की बात हो रही है तो बीपीएल में सबको 10,000 रुपये देंगे, उसका नाम नहीं पूछेंगे, उसकी जाति नहीं पूछेंगे, उसका धर्म नहीं पूछेंगे। मतलब नाम पूछने का मतलब जाति धर्म से है मेरा, नाम तो पूछेंगे ही पूछेंगे भाई, है ना। तो ये बस बात तो समझिए, यहाँ पर किसी आधार पर विभेद नहीं करेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। मतलब यहाँ बीपीएल वाले जो हैं आपस में ये सब समान व्यक्ति हो गए, इनसे सब समान व्यवहार होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा कि कैसे समान परिस्थिति वाले लोगों से समान व्यवहार और असमान परिस्थिति वाले लोगों से असमान व्यवहार होगा। चलिए आपको इसके उदाहरण के लिए एक दूसरा उदाहरण और दे देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे तो आप ये पाए होंगे कि भाई उसमें होता ये है कि पूछता है आपसे आरक्षण या समाजवाद। आरक्षण या समाजवाद की बात होती है तो आरक्षण सीधे सीधे कभी कभी आप देखेंगे आर्टिकल 16 लिखा होता है, या कहीं कहीं 14, 15, 16 भी लिखा होता है। यही हालत समाजवाद की भी है। समाजवाद अगर पूछता तो आप बता नहीं पाते हैं समाजवाद में कौन से आर्टिकल पे जाए। तो जरा इस बात को समझ लीजिए। मैंने कहा विधि के समान संरक्षण के लिए कि यहाँ पर ये समाज है, समाज में ये निम्न वर्ग होता ही है, ये उच्च वर्ग होता ही है। ठीक है। तो उच्च वर्ग और ये निम्न वर्ग, ये उच्चता और निम्नता जो है ये आय के आधार पर मैंने यहां पर आपको समझा रहा हूं। ठीक है। आय के आधार पर जिनकी आय कम है, ठीक, उनको कुछ सहायता सरकार देना चाहती है, तो ये लोग नहीं कहेंगे कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। भाई ये 5,000 रुपए जो गरीबों को दिए जा रहे हैं राशन के लिए, वो हमको भी दिया जाए। ठीक है। तो यहां पर देखिए एक असमानता स्थापित हुई है उच्च वर्ग और निम्न के वर्ग के बीच में आय के आधार पर। जब यह असमानता स्थापित हुई है तो इन दोनों के बीच असमान व्यवहार हुआ या नहीं हुआ? देख पा रहे हैं 5,000 रुपए इनको राशन के लिए दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। और ये भी नहीं कहेंगे कि 14 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है। पलट के चलते हैं दूसरी तरफ। अब जब 5,000 रुपए दिया जा रहा है निम्न वर्ग में तो सबको दिया जाएगा, उसमें फिर कुछ कोई अंतर नहीं किया जाएगा। मतलब ये आपस में सब समान है, यहां पर इन सबसे समान व्यवहार होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कृपया करके उसको दोबारा सुन लीजिएगा, और फिर भी कोई समस्या आए तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये ब्रिटिश अवधारणा है, ये अमेरिकी अवधारणा है, ये नकारात्मक अवधारणा है, ये सकारात्मक अवधारणा है। कैसे है वो मैंने आपको उदाहरण से बता दिया। तो ध्यान रखिए यहाँ पर समान स्तर के लोगों से समान व्यवहार और असमान स्तर पर लोगों से असमान व्यवहार होगा। और ये समाजवाद का आपको एक उदाहरण दिखाई पड़ रहा होगा। और कहीं ना कहीं आरक्षण की जो एक महक है जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, महक मतलब बहुत हल्का सा इशारा एक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि जो असमान है उनको कुछ अतिरिक्त दिया जा सकता है। ये आप हल्का सा चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। 15 कहता है किसी नागरिक के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा शब्द पर नागरिक लिखा है। मैंने आपसे कहा था जब मौलिक अधिकार पढ़ाना शुरू किया था, मैंने कहा था कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए ये मिल गया आपको पहला, 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो देखिए किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब सभी नागरिक धर्म के आधार पर, उनके मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सब बराबर होंगे। कोई विभेद सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जाएगा। ठीक है। कोई नागरिक केवल इस आधार पर
या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थल में कोई सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग हेतु निर्योग्य नहीं माना जाएगा। सार्वजनिक स्थल का मतलब कुआं हो गया, या शमशान घाट हो गए, या सड़क हो गई, या पार्क हो गया, या होटल हो गया, या टॉकीज हो गई। टॉकीज की जगह तो खैर अब मॉल हो गए हैं। टॉकीज पता नहीं आप लोग जानते भी होंगे कि नहीं। तो टॉकीज हो गई या मॉल हो गया, ये सार्वजनिक स्थल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उसके प्रयोग में इन आधारों पर या इनमें से किसी आधारों पर कोई निर्योग्यता लागू नहीं की जाएगी। 15(1) और 2 आप देखिए सार्वजनिक स्थल पर जो विरोध जो प्रतिषेध किया गया है भेदभाव का, ठीक है। लेकिन 15(3) आप देखेंगे तो 15(1) और 2 का अपवाद दिखाई पड़ेगा। क्या अपवाद है? कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अरे भाई, यहाँ तो कहा कि कोई विभेद नहीं करेंगे और यहाँ विभेद शुरू कर दिया। तो देखिए ये विभेद इसलिए किया गया है क्योंकि आप देखिए स्त्रियों और बच्चों को बच्चों के लिए तो खैर सभी सहमत होंगे, चलो विशेष प्रावधान हो सकते हैं। लेकिन स्त्रियों की जो हमारी स्थिति है, जो पिछड़ापन है, उनके सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कुछ उनको सकारात्मक विभेद दिया जाए। अब सकारात्मक विभेद शब्द को यहीं पर समझ लीजिए क्योंकि आगे बहुत अभी काम पड़ेगा। सकारात्मक विभेद का मतलब आपके घर में कोई बच्चा अगर 12-13 साल का है या कोई बच्चा 2 साल का है तो उसकी आवश्यकता में पर्याप्त रूप से अंतर है। आप इसे कह सकते हैं कि चलो तुम पास कर लो तो तुमको घड़ी दिला देंगे। लेकिन ये बच्चा अगर जिद करे हमको भी घड़ी चाहिए तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको 2 टॉफी दे के बहला देंगे, ठीक है। और फिर ये कहे 2 साल का बच्चा कि आपने तो हमसे विभेद किया है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत अलग है, इसकी ज़रूरत अलग है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरत भी सकारात्मक है इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया। दूसरी तरफ 12 साल, अब दूसरा उदाहरण देखिए। 2 साल का बच्चा कहेगा कि आप हमें गोद में उठाओ, तो भाई चलो उठाया जा सकता है, 2 साल का बच्चा उठाया जा सकता है। अब 12 साल का बच्चा कहे कि गोद में लेकर घुमाओ, तो वो नहीं हो सकता है। इस पे 12 साल का बच्चा कहे कि आप हमसे विभेद करो तो ये गलत है। ये सकारात्मक विभेद हुआ कि हम 2 साल के बच्चों को गोद लेना समझ में आता है, 12 साल के बच्चे को गोद लेकर टहलाना समझ में नहीं आता है। तो यही उदाहरण है, आप समझ सकते हैं यहाँ हर जगह बराबरी नहीं हो सकती। और यही मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी दे रहा था मैं समान और असमान वर्गीकरण का, अनुच्छेद 15 का जब 14 जब बता रहा था कि जहाँ पर विधि का समान संरक्षण बता रहा था कि यहाँ पर एक कैटेगराइजेशन है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या युक्त है। देखिए इस बात को समझ लीजिए, युक्त है, रीजनेबल क्या है। उस आधार पर अगर स्त्रियों का सशक्तिकरण करना है तो उनके लिए कुछ विशेष उपबंध करने होंगे। और इसी आर्टिकल के आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया डी पॉल राज के मामले में, ठीक है। डी पॉल राज के मामले में घरेलू हिंसा कानून को संवैधानिक घोषित किया गया। 15(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, जिसे आप शेड्यूल कास्ट समझते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे आप शेड्यूल ट्राइब समझते हैं, के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अब ये देखिए सामाजिक रूप से पिछड़े, देखिए पिछड़ों को आज की नज़र से नहीं करेंगे कंसीडर, जो आज़ादी के समय क्या स्थिति उस लिहाज से कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है आप सोचे अरे ये क्या बात हुई। विरोध करना और नाराज होना से बेहतर है कि पहले चीज़ों को समझ लिया जाए फिर एक साथ नाराज हुआ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एसटी है और ट्राइब है, वो विशेष उपबंध उनके लिए किया जा सकता है। जैसे जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े विशेष उपबंध किया जा सकता है। देखिए भारत को अगर सशक्त करना है तो सभी वर्गों को आगे लाना होगा। सभी वर्गों को आगे लाना होगा का मतलब जो लोग पहले से आगे हैं और जो लोग पीछे हैं, तो इस पीछे वाले को भी यहाँ तक लाने के लिए कुछ अवसर देना पड़ेगा, तब एक बराबर कोई कंपटीशन हो सकता है। आप खुद सोचो, आप जिस माहौल में हो उससे कहा जाए कि कोई उड़ीसा की जनजाति या कोई त्रिपुरा की जनजाति आपसे कंपटीशन कर लेगी तो नहीं कर लेगी। आप खुद देखोगे कि गांव और शहर के सुविधाओं में कितना अंतर है। आज भी गांव में मुश्किल से नेट पहुंच पाया है, बहुत समस्या होती है। मतलब फ़ोन से बात हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, यूट्यूब तो भूल ही जाओ, ठीक है। जो चीज़ें सुधर रही हैं हालांकि, लेकिन सुधरने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो आज़ादी समय की बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 से। 15(5)
शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रगति के लिए, ध्यान दीजिएगा, सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। ये किया गया है 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा। यहाँ पर विशेष चीज क्या है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ऐसे तो मौलिक अधिकार पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं तो उसका महत्व समझिएगा। आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि आरक्षण सिर्फ सरकारी संस्थाओं में होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये गैर सरकारी संस्था मतलब प्राइवेट संस्थान में भी आरक्षण हो सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, लेकिन कैसी संस्था हो? शिक्षण संस्था हो। ठीक, तो इसलिए ये अमेंडमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का आरक्षण दिया है उसको भूला नहीं हूं, उसको अभी 15 और 16 बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है? तो परेशान ना होंगे। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जैसा कि आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर सरकारी नौकरी में समानता की बात की गई है। तो देखिए, राज्य के अधीन नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, मतलब सभी को समान अवसर प्राप्त है। और राज्य के अधीन नियोजन में मतलब सरकारी नौकरी में किसी को इस आधार पर ना तो मना किया जाएगा ना तो कोई विभेद किया जाएगा, ठीक है? कि धर्म क्या है, मूल वंश क्या है, जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, निवास कहाँ है, ये सब नहीं। क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि यूपी या बिहार के होकर के आप राजस्थान का फॉर्म भर सकते हैं, MP का फॉर्म भर सकते हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। संसद को अधिकारता है कि वह विधि द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य में निवास की अर्हता कर सकते। अब देखिए, ये 16(3) जो है 16(1) और 2 का अपवाद है। जैसे कि आपने इसके पहले 15 में देखा कि 15(1) और 2 का अपवाद है 15(3), 15(4), 15(5), ठीक है, एक्सेप्शन। ऐसे ही यहाँ पर तो एक्सेप्शन को कैसे समझेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बड़ी कठोर हैं और ऐसे में इसका प्रभाव साक्षरता पे ही पड़ता है। तो एक इनके यहाँ आप देखेंगे कि जो समूह ग है, समूह घ है, मतलब ग्रुप CD के जो पोस्ट हैं वो ज़्यादातर उस प्रदेश के लोगों के लिए ही आरक्षित हैं। तो ये जो असमानता उपजी है भौगोलिक दृष्टि से, उसको सही करने के लिए ये अपनाया गया है, ठीक है? वरना क्या होगा कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, इनकी जो भौगोलिक विविधता है उसकी वजह से ये सब मैनेज करना पड़ रहा है। वरना अगर आप बाहरी लोग उस पर जाके चले जाएंगे हिमाचल में, उत्तराखंड में या इन और क्षेत्रों में, तो देखिए उनकी सांस्कृतिक जो विविधता है, सांस्कृतिक जो अधिकार है वो खंडित होगा, ठीक है? वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा, वो तनु होगा, वो हल्का होगा। तो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए अभी आप आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 और 30 जो आप शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया हुआ है, तो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए ये किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे यही सब चीज़ें वो पूछ लेता है आपकी समझ को परखने के लिए। तो जो चीज़ें कह रहा हूँ शब्द शब्द लिख लीजिएगा, शब्द शब्द को एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप 16(3) में आप और भी चीज़ें लिख करके आंसर दे सकते हो, लेकिन जब आप सांस्कृतिक विविधता को बात लिखोगे, अनुच्छेद 29 और 30 को डाल करके 16(3) को जब जस्टिफाई करोगे तो आपके उत्तर का एक महत्व अलग ही हो जाता है, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। 16(4) राज्य सरकारी सेवा में पिछड़े नागरिकों के पक्ष में जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और राज्य के अधीन सेवा में आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। मतलब 16(4) जो आप देख रहे हैं वो 16(1) और 2 का अपवाद है फिर से जो आरक्षण का है वो मामला आपका देखिए सकारात्मक विभेद के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? कि भाई जो समाज में पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको अगर आगे लाना है तो उनके लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, ठीक है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को बंद किया गया है 77वें संविधान संशोधन 1995 से। 16(4) का एक्चुअली में जो पदोन्नति में आरक्षण है,
प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये बहुत विवादित तथ्य है यहाँ पर। लेकिन खैर हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो काम भर का पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। बाकी छोड़ इसलिए देते हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा जोर देंगे आरक्षण का पूरी कहानी समझने के लिए, तो आरक्षण का एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, वो उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर ज़्यादा भी मैं कोई बात नहीं बोलने वाला हूँ। हाँ, अब ध्यान दीजिए। तो पदोन्नति में आरक्षण, तो पहले हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण देने की बात हुई, तो पदोन्नति में आरक्षण दिया भी गया। और फिर नागराज मामले में या इंदिरा साहनी के मामले में, नागराज के मामले में जो बात कही गई थी कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी बात कही गई। और फिर जब पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई, तो ये देखा गया कि एक अजीब सी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक्स और ये जनरल है, वाई ये कोटे का है, आरक्षित वर्ग का है, तो ये समान ड्यूटी होने के बावजूद इसका प्रमोशन हो जा रहा है, इसका प्रमोशन वो अपने पद पे ही रह रहा है। तो ऐसे में बड़ा एक ही बैच पे होने के बाद भी बड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। इस गैप को भरने से बड़ा ही असंतोष उत्पन्न हो सकता है। तो कहा फिर ये गया कि भाई देखिए, पदोन्नति में आरक्षण कर तो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि राज्य को लगता है कि पर्याप्त शीर्ष पदों पर भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आरक्षण किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सबका करेंगे, नहीं। अगर शीर्ष पदों पर भी लगता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका अभाव है, तो आप रिजर्वेशन में प्रमोशन कर सकते हैं। बैकलॉग भर्ती, भाई आरक्षित वर्ग का अगर कोई भी सीट खाली रह जाती है, तो उसे अलग से भर्ती किया जाएगा और उसे आरक्षण का उल्लंघन, आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसको मैं समझा देता हूँ उदाहरण से। मान लीजिए कि कोटे की 100 सीटें थी, आरक्षित वर्ग की 100 सीटें थी, ठीक है। 100 सीटें किसी कारण से भर नहीं पाई, ये मान लीजिए कि 60 भर पाई, 40 नहीं भर पाई, 40 नहीं भर पाई, तो अगली बार जब कोई वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए 200 पदों की वैकेंसी आई, तो ये 100 अनरिजर्व रह गई और ये 100 रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। इस 100 में ये 40 भी जुड़ जाएगी, और जब ये 40 जुड़ जाएगी तो इसकी कुल संख्या हो जाएगी 140। और इस लिहाज से 200 की बजाय 140 जब दिखाई पड़ेगा, तो ये दिखाई पड़ेगा कि आरक्षण की जो सीमा है 50% जिसे कोर्ट ने निर्धारित किया है, उससे ये तो ऊपर चला गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैकलॉग भर्ती में आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी, यही बात यहां पर ये लिखी है, ठीक है। 16(4) खा है, जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, इसका प्रयोग कोई खास नहीं है। और मैं भी इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि सर ने स्किप कर दिया। मैंने स्किप जानबूझ के नहीं किया, इसीलिए मैं बता रहा हूं, और कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए, बैकलॉग भर्ती अगर पूछा जाए तो इस संशोधन से है, प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन पूछा जाए तो 77वें संविधान संशोधन से, बस इतना ही पर्याप्त है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा लेना देना तब हो जाएगा जब आप इंटरव्यू में जा रहे हों और ऐसा कोई मामला चर्चा में रहा हो पिछले 2, 4 और 6 महीने में, तो वहाँ पर आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। 16(5) किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के लिए कोई पद है, उसकी नियुक्ति करनी है, तो विशिष्ट धर्म का रखने की अर्हता भी किया जा सकता है। मतलब अगर कोई मदरसा है तो वहाँ पर, या कोई जैसे कि कुछ और संस्था है, मान लीजिए कि सरकार से हिंदू वाली संस्था है या ईसाई वाली संस्था है, वहाँ पर सरकार से पैसा आता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई पुजारी रखना है, पंडित रखना है या मौलवी रखना है, तो जाहिर सी बात है कि उसी धर्म का रखा जाएगा, किसी दूसरे धर्म का तो रख नहीं लिया जाएगा। तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि विभेद हो रहा है। तो 16(4), 16(3), 16(4), 16(5) ये सब अपवाद हैं 16(1) और 2 के। मैंने आपसे कहा था कि 103वें संविधान संशोधन को बताना है मुझे, तो यहीं पर हो सकता है, इससे मुफीद जगह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, EWS आप पढ़ते होंगे। EWS को मतलब जो गरीबों के लिए 10% का रिजर्वेशन की बात की गई है, इसको 103वें संविधान संशोधन से इसे स्वीकार कर लिया गया है 2019, ठीक है। और इसे 15(6) और 16(6) में शामिल किया गया। बस ऐसा समझिए कि EWS अगर आपसे पूछा जाएगा कि गरीब लोगों को जो 10% का दिया गया है, गरीब वर्ग के छात्रों छात्राओं को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, या अनुच्छेद से संबंधित है डैश,
तो ध्यान दीजिएगा, डैश के बाद जो विकल्प में 15/6 और 16/6 लिखा होगा वही उत्तर होगा, 15/6 और 16/6। ठीक, आगे चलते हैं 17 की तरफ। अनुच्छेद 17, इस अनुच्छेद से अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में पालन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता क्या है? पहली बात तो देखिए, इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि मैसूर हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्पृश्यता का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ और व्याकरणिक अर्थ न ले के बल्कि इसका ऐतिहासिक अर्थ लिया जाए, मतलब जो उसके पहले होता आया है उसका अर्थ लिया जाए तो बेहतर होगा। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निषेध किया गया है यहाँ पर, और इसके लिए जो है कानून बनाया जा सकता है, ऐसी बात की हुई है। ठीक है, इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और दंड देने के लिए फिर कानून बनाया गया 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसे कि 1976 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये पार्ट आपसे काफी पूछा जाता है और ये भी मैचिंग में खूब पूछा जाता है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। राज्य तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 12 याद कर लीजिए। संघ सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और अन्य प्राधिकारी। सेना और विद्या के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। उपाधि मतलब जैसे कि आज़ादी से पहले राय बहादुर, राजा महाराजा, दीवान बहादुर, राय दीवान, ये सब जो उपाधि दी जाती थी उसको मना कर दिया गया। अच्छा, भारत का कोई भी नागरिक है विदेश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन पद पर है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन नियोजित है, राज्य सरकारी नौकरी कर रहा है, वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई उपहार, कोई वृत्ति, कोई पद और कोई उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के जब आप सरकारी नौकरी में होंगे तो उपहार देने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, उपाधि से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। इसके अलावा जो मेन बात है कि अनुच्छेद 18 जो है वो निर्देशात्मक है। ये आपके लिए एक सलाह है, आदेशात्मक नहीं है। हालांकि दंडनीय भी बनाया जा सकता है, ये संसद के पास पावर है कि दंडनीय बना सकती है, हालांकि दंडनीय भी नहीं है। यहाँ पर आपसे थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ये सब जो भारत रत्न है, ये सब जो दिए जाते हैं, ये उपाधि माना जाए या पुरस्कार। ये बालाजी राघवन के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, बालाजी राघवन केस 1996 का है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भाई देखिए, ये निश्चित रूप से पुरस्कार ही है, उपाधि नहीं माना। और लेकिन एक निर्देश ये भी दिया कि जो सम्मानित व्यक्ति है वो अपने नाम के आगे और पीछे स्वयं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, वो भारत रत्न है, तो वो खुद नहीं कहेंगे कि आपकी बात हो रही है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से, वो अपने लिए खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ, आज मेरी बात हुई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से। तो अगर जो सम्मानित व्यक्ति है अपने नाम के आगे पीछे इन उपाधियों का, इन पुरस्कारों का, इन उपाधियों का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, बालाजी राघवन केस 1996। तो ये रहा समानता का अधिकार। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आरक्षण को मैंने उतना ही बताया जितना परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग कहेंगे तो आरक्षण के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जानकारी रखना चाहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, वो अलग से ही हो सकता है, इसमें से शामिल नहीं करती है कि बेकार का, मतलब बिना काम का ये वीडियो लंबा होता चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और एक ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है जो कि आपकी यूपीएससी के परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।